फिल्म एक लड़की के पास जाती है जब वो लोकप्रिय लेखक ओलिविया पर्किन के पास हस्ताक्षर के लिए आती है। लेखक खुशी से प्रशंसा स्वीकार करती है और लड़की की किताब पर मुस्कान के साथ हस्ताक्षर करती है जब लड़की चली जाती है। ओलिविया के बॉयफ्रेंड काइल लंबी काम की बैठक के बाद आता है। उनकी सालगिरह कुछ महीने बाद है और वो उत्साहित रूप से हेवन द्वीप पर एक रोमांटिक छुट्टी की योजना खोलती है। लेकिन खुशी के बजाय काइल ये बताता है कि वो ब्रेकअप करना चाहता है। हैरान होकर ओलिविया उसके साथ तर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन वह ये कहता है कि यह उन दोनों के लिए सबसे अच्छा निर्णय है। नफरती ब्रेकअप के 1 महीने बाद ओलिविया अपने प्रकाशक के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करती है। उसे यह आश्वासन देती है कि वो अगले उपन्यास के आउटलाइन पर काम कर रही है, लेकिन वास्तविकता में वो एक भी वाक्य नहीं लिखी है। उसके प्रबंधक ने ओलिविया को दबाव के साथ इस सीजन की सबसे बड़ी पुस्तक रिलीज करने की जिम्मेदारी की याद दिलाई है। फिर एक नया अपरिवर्तनीय अंतिम तिथि 10 दिनों के लिए तय की जाती है। बंद कोने में फंसे हुए ओलिविया अपनी गर्व को निगलती है और वादा करती है कि वो पूरा करेगी। इसी बीच काल्पनिक राष्ट्र तुरोविया में राजकुमार अलेक्जेंडर एक दिलचस्प साहसिक उपन्यास लव बाउंड पढ़ता है। उन्हें लेखक ओलिविया पर्किंस से प्रेरित होते हुए और उनकी शाही दिनचर्या से थक चुके वो एक ब्रेक की तमन्ना रखते हैं। हालांकि उनके बटलर विंस्टन ने उन्हें आधिकारिक भोजन, भाषण, आधिकारिक दौरे और अंतिम रूप में उनके महल में एक महान बॉल के लिए भरी हुई अनुसूची दिखाए। फिर बटलर उसे डॉक्टर ली के एक पत्र देता है जो हेवन द्वीप पर एक समुद्री जीवन संरक्षणालय चलाते हैं। आकर्षित होकर अलेक्जेंडर पत्र खोलता है और हेवन द्वीप के मरीन रिजर्व सुविधा पर एक फंडरेजर के लिए एक निमंत्रण देखता है। विंस्टन उसे बताता है कि फंडरेजर की तारीख शाही बॉल के साथ मेल खाती है। अचानक रानी पैट्रिशिया कक्ष में प्रवेश करती है। वो उसे बताती है कि उन्होंने रैनशॉ पैलेस की महिला कैथरीन को नाश्ते में देखा जो अपने बेटे और महिला के बीच विवाह की व्यवस्था करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कैथरीन को महल के बॉल में आमंत्रित किया। अलेक्जेंडर इसे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें कैथरीन से शादी नहीं करनी है, लेकिन उनकी उत्साहहीनता के बावजूद रानी को लगता है कि कैथरीन उनके लिए सही मिलती है। अचानक अलेक्जेंडर को कैथरीन से बचने की योजना बनाने की सोच आती है। वो अपनी मां को सूचित करता है कि बॉल उसके दिखावे के साथ हेवन द्वीप पर आयोजित एक चंदा कार्यक्रम के साथ टकरा रहा है। रानी को इसकी सूचना नहीं मिलने पर वह गुस्से में होती है, लेकिन अलेक्जेंडर इस बात पर जोर देता है कि चंदा कार्यक्रम से अनुपस्थित होने से उसके लिए बुरी प्यार होगी। अंत में रानी उसे जाने देने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन उसे चेतावनी देती है कि वह व्यक्तिगत ख्वाबों पर समय बर्बाद न करे। अगले सीन में ओलिविया एक न्यूयॉर्क की किताबों की दुकानों में घूमती है और अपनी ही किताब लव बाउंड को देखती है। प्रिंस अलेक्जेंडर भी उसी दुकान में है और दोनों टकरा जाते हैं, जिससे किताबें गिर जाती हैं। वो उससे बहुत माफी मांगता है और उसकी मदद करता है कि वो किताबें इकट्ठा करे। ओलिविया के हाथों में लव बाउंड को देखते हुए अलेक्जेंडर टिप्पणी करता है कि उसे किताब बहुत पसंद है। प्रिंस को लगता है कि उसने लड़की को कहीं देखा है, लेकिन ओलिविया उसकी पहचान से अनजान उसे धन्यवाद देती है और चली जाती है। जब वो चली जाती है अलेक्जेंडर को उसकी फोटो की पहचान करते हुए पता चलता है कि वो वही लेखक है जिसे उसने अभी प्रशंसा की थी। लेकिन ये देर हो चुकी है क्योंकि ओलिविया पहले से ही न्यूयॉर्क की भीड़ में खो चुकी है। अपने अपार्टमेंट में वापस जब ओलिविया अकेले समय बिता रही होती है, उसे दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक सुनाई देती है। दरवाजा खोलने पर वो अपनी दोस्त केटी को पाती है जो खाना लाकर आई है। फिर केटी और उसके हाल ही में हुए ब्रेकअप और राइटर्स ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। अचानक केटी को टेबल पर रखी हुई हेवन आइलैंड की ब्रोशर दिखाई देती है। वह दिखाती है कि यह छुट्टी उसकी दोस्त को राइटर्स ब्लॉक से निपटने में मदद कर सकती है। ओलिविया इस विचार को विचार करती है और हवन आइलैंड पर एक हफ्ते की यात्रा के लिए सहमत होती है। इसके बाद दोस्त दोनों सुंदर ट्रॉपिकल द्वीप पर अपने रिजॉर्ट के कमरे में पहुंचते हैं। केटी तत्काल पूल की ओर जाती है जबकि ओलिविया काम पर ध्यान केंद्रित करती है, लेकिन उसे नॉवेल के लिए प्रेरित नहीं होने की वजह से वह भी एक ब्रेक लेने और समुद्र तट पर टहलने का निर्णय लेती है। कुछ क्षणों बाद वह अपने पूर्व काइल को देखती है जो एक लड़की के साथ उसी रिजॉर्ट में है। उसे देखने से बचने के लिए वह नजदीकी झाड़ियों में डुबकी लगाती है। अचानक किताब की दुकान से आकर्षक अजनबी उसे पीछे से नमस्ते करता है। वह अपने आप को अलेक्जेंडर के रूप में परिचय कराता है और पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। थोड़ा शर्मिंदा होकर ओलिविया स्थिति के बारे में झूठ बोलती है और कहती है कि वो सिर्फ पौधों की प्रशंसा कर रही थी। अलेक्जेंडर पूछता है कि क्या वो अपनी नई किताब के लिए प्रेरणा ढूंढ रही है और उसे न्यूयॉर्क में पहचान नहीं पहले ही कर पाया। ठीक उसी समय काइल और उसकी नई गर्लफ्रेंड टिफनी स्थिति में शामिल हो जाते हैं। पूर्व प्रेमी बताता है कि उसने टिफनी से 3 महीने पहले एक व्यापारिक मीटिंग में मिली थी। वहीं पर ओलिविया को आश्चर्य होता है कि काइल का व्यवहार जब वे साथ थे, वो उसके साथ कभी छुट्टी पर नहीं जाने को राजी नहीं था और हमेशा काम में व्यस्त रहता था। लेकिन अचानक वो उसी रिजॉर्ट में उसकी नई गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है। बाद में पूल के पास ओलिविया को अपने पर काइल के धोखाधड़ी के बारे में बहुत गुस्सा आता है। हालांकि केटी को उस शाम के पहले व्यक्ति के बारे में अधिक रुचि होती है जिससे वो बात कर रही थी। अलेक्जेंडर द्वीप के समुद्री प्रयोगशाला पर जाते हैं और जब वो वहां जांच करते हैं तो उन्हें अत्यंत गर्व महसूस होता है। उसी समय विंस्टन आता है और उसे बताता है कि डॉक्टर ली फंडरेजर कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगे। अलेक्जेंडर जानता है कि यह प्रयोगशाला के लिए एकमात्र तरीका है, इसलिए वो खुद ही इसे आयोजित करने का निर्णय लेता है। लेकिन उसे इस आयोजन के लिए भाषण लिखने के बारे में थोड़ी चिंता है।
अगले सीन में अलेक्जेंडर और विंस्टन सुबह की सैर में ओलिविया और केटी से मिलते हैं। ओलिविया पूछती है कि क्या दोनों पुरुष एक साथ छुट्टी पर हैं। अपनी असली पहचान छिपाने की कोशिश करते हैं। प्रिंस कहता है कि वे मरीन रिजर्व फंडरेजर के लिए पार्ट टाइम सलाहकार के रूप में यहाँ हैं। फिर उन्होंने 2 महिलाओं को रिजॉर्ट में कई सुविधाओं का दिखाने का प्रस्ताव किया। हादसल रुचिकर आदमियों के साथ मिलने का मौका देखकर केटी तत्परता से सहमत हो जाती है। शुरू में ओलिविया इस प्रस्ताव को अस्वीकार करती है, लेकिन केटी के अनुरोध पर वो सहमत हो जाती है। एक प्रकार की डबल डेट सुरक्षित करने के बाद दोनों पुरुष खुशी खुशी अपने अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। जब वे अपने कमरों की ओर चलते हैं, हम देखते हैं कि रिडली क्वीन पैट्रिशिया के सुरक्षा प्रमुख प्रिंस की जासूसी कर रहा है। फिर उसने रानी को फोन करके बताया है कि अभी तक कोई चिंता का कारण नहीं है। अगले सुबह ओलिविया और केटी रिजॉर्ट सुविधाओं की एक यात्रा के लिए बीच पर पहुंचती हैं। दूसरी ओर प्रिंस कुछ थोड़ा और साहसिक चीज की योजना बना रहा है। जल्द ही वे खुले समुद्र पर कयाकिंग कर रहे हैं। अलेक्जेंडर ओलिविया को पैडल का उपयोग करना सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वह हंसी में पानी में गिर जाती है, थोड़ी शर्मिंदा महसूस करती है। फिर वह अलेक्जेंडर को पानी में धकेलती है और दोनों मिलकर हंसते हैं। इसके बाद टिफनी ओलिविया और अलेक्जेंडर को वॉलीबॉल का खेलने के लिए आमंत्रित करती है। काइल बाध्य करता है और अपनी नई गर्लफ्रेंड को बताता है कि ओलिविया को खेलों से प्यार नहीं है। इस सुझाव पर आपत्तिजनक होकर वह खेल में तत्परता से शामिल हो जाती है और राजकुमार को भी साथ ले जाती है, और कुछ शानदार कार्रवाई के बाद उन्होंने अंततः खेल जीत लिया। अपनी पूर्व प्रेमिका दूसरे आदमी के साथ खुशी मनाते हुए देखकर काइल को चिढ़ होती है और वह तत्काल चला जाता है। एक भ्रमित टिफनी को पीछे छोड़ देता है। दोपहर के बाद अलेक्जेंडर और ओलिविया समुद्र तट पर घूमने जाते हैं। उन्हें इसकी अज्ञातता होती है। रिडली रानी को इस सभी जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए बताता है, जिसके बाद रानी उसे इस रहस्यमयी लड़की के बारे में और जानने के लिए कहती है। इसी बीच राजकुमार अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में खुलकर बातें करता है। माताजी उनकी समुद्री पारिस्थितिकी में रुचि की कद्र नहीं करती हैं, जबकि उनके मृत पिता ने मजबूती से पर्यावरण को बचाने की बात कही थी। इसलिए जब भी उन्हें आत्मसंदेह होता है, अलेक्जेंडर द्वीप पर जाता है, जो उसे मानसिक ताकत देता है। दूसरी ओर ओलिविया अपनी नई किताब के लिए एक अच्छा आरंभ ढूंढने के लिए हाल ही में की परेशानियों का खुलासा करती है। देखते ही उसे चिंता होती है कि अगली तारीख बहुत नजदीक है। वह स्वीकार करती है कि उसकी पिछली किताबों में सभी एडवेंचर सिर्फ मन बनाए गए थे। अलेक्जेंडर उसकी रचनात्मकता से बहुत प्रभावित होता है और उसे यह आश्वासन देता है कि उसके प्रशंसक नई किताब के लिए इंतजार करने को मन लगा लेंगे। जब रात के लिए उसे छोड़ते हुए राजकुमार ओलिविया को मरीन रिजर्व के फंडरेजर में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। इस समय यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों धीरे धीरे प्यार में पड़ रहे हैं। बाद में काइली कमरे में वापस आती है और देखती है कि ओलिविया अपने लैपटॉप पर कुछ लिख रही है। लेखक ने अंततः नई किताब शुरू करने के लिए बहुत जरूरी प्रेरणा पाई है। हालांकि उन्हें होटल के कर्मचारी के रूप में छिपे हुए रिडली द्वारा व्यवधान किया जाता है। उसने उन्हें एक शराब की बोतल उपहार के रूप में दी है, उनके नाम पूछता है और चला जाता है। फिर वो रानी को रिपोर्ट करता है, जो अंततः ओलिविया के बारे में जानती है। जानकारी मिलने पर रानी उसे अपने बेटे और आम लड़की को अलग करने के लिए अपने सुरक्षा प्रमुख से कहती है। जल्दी सुबह अलेक्जेंडर ओलिविया से मिलता है और उसे बताता है कि उसे उसकी कंपनी का आनंद बहुत आया है। राजकुमार अपनी शाही पहचान का खुलासा करने के लिए होने वाले होते हैं जब रिडली अचानक स्थल पर पहुंचता है। उसने राजकुमार को रानी से एक कॉल दी है। हालांकि अलेक्जेंडर उसकी अनुरोध को नजरअंदाज करता है और अंततः ओलिविया को अपनी गुप्त पहचान बताता है। उसका कहना है कि वह एक वास्तविक राजकुमार है और उसने उसे अपने पेशे के बारे में झूठ बोला है। दुर्भाग्य से इससे ओलिविया को दुख होता है और वह वहां से गुस्से में चली जाती है, जहां वह धोखे में महसूस करती है। अपने कमरे में वापस आकर वह केटी को अलेक्जेंडर की वास्तविक पहचान के बारे में सब कुछ बताती है। उसे समझाती है कि उसने पिछले 3 दिनों से उसे झूठ बोला है। हालांकि केटी प्रिंस के लिए एक मामला बनाती है। शायद उसे सामान्य लोगों के साथ एक सच्ची रिश्ता बनाना था जिससे वो उन्हें डरा न दे। अचानक उनकी बातचीत को प्रिंस खुद रोक देते हैं, जो ओलिविया से माफी मांगने के लिए आया है। वह वादा करता है कि वह आगे चलकर उससे कोई राज नहीं छुपाएगा। उसे माफ करने का निर्णय लेते हुए ओलिविया अलेक्जेंडर से लंच डेट पर जाने के लिए कहती है। इस बीच रिडली अपने काम को पूरा करने के बाद हेवन द्वीपों से टुरोविया की ओर यात्रा कर रहा है। वह रानी को कॉल करता है, जो पूछती है कि क्या अलेक्जेंडर सचमुच मामूली लड़की में रुचि रखता है। जवाब में सुरक्षा प्रमुख खुलासा करता है कि उसने पहले तक प्रिंस को इतना खुश नहीं देखा है। फिर वह प्यार के बारे में कुछ कहने लगता है, लेकिन खुद को रोक देता है। रानी के प्रतिक्रिया के आधार पर हम देखते हैं कि उसके और रिडली के बीच कुछ चल रहा है। उस दोपहर ओलिविया और अलेक्जेंडर हेवन मरीन रिजर्व की ओर बढ़ते हैं। यहाँ उसे बताता है कि उसे फंडरेजर के लिए उद्घाटन भाषण लिखने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि उसे अपने भावनाओं की व्याख्या करने में अच्छा नहीं लगता। एक संक्षिप्त नज़र में कंजर्वेटरी में मछलियों पर 2 जियो स्नोकलिंग करते हैं। ओलिविया अचानक नीचे के अनुभव का आनंद लेती है और अलेक्जेंडर के भाषण में मदद करने की पेशकश करती है। कुछ घंटे बाद वह उसे एक झरने के पास एक गुप्त स्थान ले जाता है। अलेक्जेंडर समझाता है कि उसने अपने पिता के साथ इस स्थान पर जाना था जब वह इस दुनिया से चला गया था। अपने पिता के पर्यावरणीयता के काम के बारे में बात करता है। वह चाहता है कि वह समुद्री रिजर्व के लिए और भी अधिक कर सके।
ओलिविया पूछती है कि उसे ये समझ नहीं आता कि वो अपनी पसंद का पीछा क्यों नहीं कर सकता। उत्तर में उसे अपनी माँ के बारे में बताता है। रानी चाहती है कि वो निजी ख्वाहिशों में नहीं खो जाए, बल्कि अधिक पारंपरिक कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करे। हालांकि ओलिविया उसे साहस से खुद के साथ सच्चाई बोलने और अपने सपनों का पीछा करने की प्रोत्साहन देती है। वापसी के रास्ते में वे काइल और उसकी प्रेमिका से टकराते हैं, जो झगड़े में हैं। तभी अलेक्जेंडर को एक कॉल मिलता है, जिससे ओलिविया और उसके पूर्व प्रेमी अकेले छोड़ दिए जाते हैं। काइल अपने नए संबंध के बारे में खेद व्यक्त करता है और उसे गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे उसकी आग्रह को ठुकरा दिया जाता है, वो बिना कोई शोर मचाए अपने कमरे में वापस चला जाता है। मरीन रिजर्व के फंडरेजर की रात को अलेक्जेंडर, जो अपने शाही पोशाक में बड़े घबराए हुए बाल्कन में घूम रहा है, वो अपने गृह देश में अगले दिन वापस जाएगा और उसे अपने प्यार के बारे में ये खबर कैसे देनी है, इसकी चिंता है। उसी समय ओलिविया गहरे लाल रंग की गाउन में बहुत खूबसूरत दिखती है। फिर दोनों फंडरेजर कार्यक्रम के लिए चलते हैं, जहां अलेक्जेंडर हेवन आइलैंड मरीन रिजर्व सुविधा का समर्थन करने के लिए एक फाउंडेशन की स्थापना की घोषणा करता है। गाला कार्यक्रम के बाद दोनों नृत्य करते हैं और साथ ही एक बातचीत में लगे रहते हैं। अलेक्जेंडर पूछता है कि क्या ओलिविया उसे अपनी नई कहानी का एक झलक दे सकती है। अनिच्छुकता से वह कहती है कि इसमें एक साधारण लड़की की कहानी है जो एक स्वर्गीय द्वीप पर प्यार पाती है। फिर वह उसे द्वीप के चारों ओर दिखाने और उसे लेखक के ब्लॉक को पार करने में मदद करने के लिए धन्यवाद देती है। इस समय दोनों एक दूसरे से गहरे प्यार में हैं और रानी पैट्रिशिया ने इस पल को बाधित कर दिया है। एक संक्षिप्त परिचय के बाद रानी दो प्रेमियों से रात के खाने के लिए जुड़ने की अनुरोध करती है, लेकिन जब वे रात के खाने के लिए अपनी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ओलिविया को ध्यान आता है कि रानी रिडली के हाथों को छूती रहती है। उसे अलेक्जेंडर को बताती है कि दोनों के बीच निश्चित रूप से कुछ रोमांटिक है। खाने के बाद रानी अपने बेटे को चेतावनी देती है कि वह उसकी अनुमति के बिना महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की घोषणा न करें। फिर उसने ओलिविया के बारे में व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियां करनी शुरू की, मान्यता देती है कि उसने कभी भी ओलिविया की किताबें नहीं पढ़ी हैं। उसने इस बात को दिलचस्पीपूर्ण ढंग से बताया कि वे आमतौर पर साहित्य में कम रुचि रखने वाले दर्शकों के लिए होती हैं। रानी फिर मजाकिया ढंग से पूछती है कि क्या उसकी नई कथा में कोई राजकीय कैरिकेचर है। तत्काल ओलिविया जवाब देती है कि उसमें अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन ये जल्द ही बदल सकता है। उसी समय रिडली प्रिंस से ये कहता है कि वह फंडरेजर के दाताओं के साथ सामान्य फोटोग्राफी के लिए शामिल होने की अनुरोध करता है। अलेक्जेंडर इनकार करता है, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि उसे मेहमानों के पास जाना चाहिए। जब दो महिलाएं अकेली हो जाती हैं, रानी अपनी असली प्रकृति दिखाती है। वो ओलिविया से पूछती है कि क्या वह उसके बेटे से प्यार करती है। जब उसका उत्तर नहीं मिलता है तो वह इसे हाँ मान लेती है और उसे बताती है कि यह चिंताजनक समाचार है। रानी यह सुझाव देती है कि एक सामान्य लड़की राजकीय परिवार में नहीं है और कभी नहीं होगी, और कोई क्षति होने से पहले वो उसे कहती है कि वह अलेक्जेंडर को सूचित किए बिना चली जाए। चोट लगी हुई और निराश ओलिविया चुपचाप पार्टी से निकल जाती है जब कोई उसे नहीं देख सकता। फंडरेजर हॉल के बाहर काइल ओलिविया को आंखों में आंसू देखता है। उसे अपने नए संबंध के बारे में चिंता व्यक्त करता है और कहता है कि उसे हमेशा से पता था कि वह राजकुमार के लिए बहुत अच्छी है, अपनी पूर्व गलतियों को स्वीकार करते हुए। काइल फिर अपनी पूर्व प्रेमिका से माफी मांगता है और उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करता है। हालांकि वह उसके साथ फिर से संबंध बनाने से इनकार करती है और दूर चली जाती है। जब वो अपने कमरे तक पहुंचती है तो ओलिविया अपनी दोस्त केटी को सब कुछ समझाती है। फिर दोनों अपने बैग पैक करते हैं और हेवन आइलैंड छोड़ देते हैं। आइल से बाहर जहाज पर चढ़ने से पहले केटी विंस्टन को स्थिति की व्याख्या करने के लिए एक टेक्स्ट भेजती है। अगले सुबह ही अलेक्जेंडर अपनी प्रेमिका के कमरे में जाता है, लेकिन खाली पाता है। तभी विंस्टन उसे केटी से प्राप्त हुए टेक्स्ट संदेश दिखाता है। अलेक्जेंडर को पता होता है कि उसकी मां ने ओलिविया के साथ कुछ बुरा कहा होगा, इसलिए वो सीधे उसके स्वीट की ओर चला जाता है। कुछ ही देर बाद वो अपनी मां को अपने नाश्ते के साथ बैठी हुई पाता है। अलेक्जेंडर रानी से मुकाबला करता है, लेकिन वह उसे बताती है कि वह बहुत ड्रामेटिक न होने की सलाह देती है। उसे एक सामान्य व्यक्ति की पीछा करने से रोकती है। वह घोषणा करती है कि राजशाही विरासत को संरक्षित रखा जाना चाहिए। उत्तर में अलेक्जेंडर अपने सब कर्तव्यों को अपनी खुशी से ऊपर रखने के बारे में खुलकर बात करता है। फिर उसने दावा किया है कि रानी भी एक समान परिस्थिति का सामना कर रही है। वह रिडली से प्यार करती है, लेकिन अपने कर्तव्यों के कारण उसका पीछा नहीं कर सकती है। इस खुलासे से चकित होकर रानी इस स्वीकार करती है कि उसके सुरक्षा प्रमुख ने उसके पति की मृत्यु के बाद उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, लेकिन राजदरबार में एक घोषणा बनाने के कारण रिडली के साथ एक रोमांटिक जीवन का पीछा करना एक घोटाला पैदा करेगा। सभी अनावश्यक प्रोटोकॉल से तंग आकर अलेक्जेंडर अपनी मां से अपनी खुशी को एक बार चुनने का अनुरोध करता है। अगला सीन न्यूयॉर्क में हमें ले जाता है, जहां ओलिविया अपने अपार्टमेंट में वापस है। फिर वो अपने काम में लग जाती है और अपनी नई कहानी के लिए ड्राफ्ट पूरा करती है। उनकी पिछली किताबों की तुलना में उन्होंने इस उपन्यास में एक उदास अंत दिया है, जहां दो प्रमुख पात्र एक साथ नहीं रहते। इसके बाद हम ओलिविया और उनके प्रबंधक को एक वीडियो कॉल के माध्यम से एक मीटिंग में देखते हैं। दूसरा प्रबंधक नए उपन्यास ट्रॉपिकल आइलैंड रॉयल्स एंड रोमांस की कहानी पर बहुत खुश होता है। हालांकि उन्होंने कहानी के अंत के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। पाठकों को एक उत्साहजनक पुष्टिकरण कहानी में दो प्रमुख पात्रों को एक साथ रहना चाहिए।
लेकिन ओलिविया उनके खिलाफ उठते हैं और दावा करती हैं कि परी कहानी के अंत न होना हमेशा संभव नहीं होता। अचानक दरवाजे पर एक दस्तक होती है। ओलिविया उठती है और अपने द्वार पर अलेक्जेंडर के साथ केटी और विंस्टन को पाती है। राजकुमार उसे अपने प्यार का इजहार करता है और उसे बिना जाने नहीं जाने देता। आश्चर्यजनक रूप से रानी न्यूयॉर्क के साथ अपने प्रेमी रिडली के साथ भी आती हैं। महारानी उपन्यासकार का धन्यवाद करती हैं कि उन्होंने दिखाया है कि पुरानी विचारधाराएं किसी के परिवार की खुशी को रोक नहीं सकती हैं। उन्होंने फिर ओलिविया और अलेक्जेंडर को अपनी आशीर्वाद दिए हैं और अपने रोमांटिक लंच के लिए जाती हैं। फिल्म अलेक्जेंडर और ओलिविया के एक प्यार के चुंबन के साथ समाप्त होती है जब मैनेजर, जो पूरी बातचीत सुन रहा है, ओलिविया से अपनी कहानी में एक खुशहाल अंत जोड़ने के लिए कहता है।